नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं प्रत्युष खरे। वॉर के तीसरे दिन दूसरी सबसे बड़ी खबर आई है। नेतन्याहू को टारगेट कर मिसाइल हमले का दावा किया गया और जाहिर है कि दावा ईरान की तरफ से आया। कुछ भी कहना मुश्किल है इस वक्त कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन ईरानी फोर्स के इस बेहद चौंकाने वाले दावे और जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद कयासों को हवा मिल गई है। ऐसे में देखते हैं कि पिछले 8 से 10 घंटों में कितनी सारी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और उसके बाद कुछ कितने गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं। ईरान ने 6 अमेरिकी बेस को टारगेट किया, कई अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हुए। नेतन्याहू के ऑफिस पर टारगेट का दावा किया गया। ईरान बड़ी कामयाबी की बात कह रहा है। बातचीत के यूएस के दावे को ईरान खारिज कर रहा है कि मैं बात नहीं करनी है। ईरान अब यूएस से बातचीत बिल्कुल नहीं करेगा। गंभीर सवाल, नेतन्याहू के ऑफिस पर हमले का नतीजा क्या हुआ? ईरान कौन सी बड़ी कामयाबी की बात कर रहा है? क्या यूएस और इजराइल ने ईरान को कम आंकने की गलती कर दी है? इसी पर हम करेंगे बड़ी बातचीत हमारे साथ एक बड़े एक्सपर्ट पैनल के साथ, लेकिन शुरुआत एक छोटी सी रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको जल्दी से मिलवा देते हैं। हमारे साथ मुकेश जैन जी, मार्केट एक्सपर्ट, इस वक्त नोएडा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार सर, डिफेंस एक्सपर्ट। प्रभु दयाल सर हमारे साथ हैं, एक्स डिप्लोमेट। और हमारे साथ विपुल अग्रवाल जी हैं, बुलियन एक्सपर्ट हैं। और पीओके एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है वॉर में, इस जंग में, और अमेरिका इसका इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने नतीजे भुगतने की चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को कि इसके गंभीर नतीजे पाकिस्तान को भुगतने होंगे। आईआरजीसी के कमांडर ने पाकिस्तान को यह धमकी दी है कि जल्द ही कीमत चुकाएगा और बड़ी कीमत चुकाएगा पाकिस्तान इसके लिए। ईरानी मिसाइल से भी सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान, आईआरजीसी ने साफ साफ कह दिया है। अब ईरान वॉर में पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस चुका है। मैं सबसे पहले श्याम सर आपके पास आऊंगा। इसका अंदेशा बहुत दिनों से लगाया जा रहा था, आपने भी कई बार कहा कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और बहुत ही जल्द ये खबर आएगी, और देखिए आईआरजीसी ने दावा कर दिया। बहुत एक सोची समझी नीति के तहत पाकिस्तान को एक तरह से अफगानिस्तान का फ्रंट खोला गया था। इसके पहले मुनीर गए थे, कुछ कार्रवाई हुई थी, उछल कूद मची थी और चुपचाप पाकिस्तान को छोड़ दिया था उन्होंने अपने अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ने के लिए। और पाकिस्तान के बारे में ट्रंप से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेल और अच्छी तरह से काम कर रहा है। अभी उसके बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है, वो अपने आप संभाल लेगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, इजराइल में जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के समय विजिट हुई प्राइम मिनिस्टर की, तो ट्रंप ने सडनली कांग्रेस में बयान दे दिया कि आज सावा सरीज मारे जाते। मैंने उसके बैंक पे कहा था कि वो कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को कि पाकिस्तान से मोदी जी निपट लेंगे अपने आप। यहां पाकिस्तान से यहां आए हैं मोदी जी तो मिडिल ईस्ट को संभालने के लिए, नेतन्याहू के लिए आए हैं। डोंट वरी अबाउट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का फ्रंट चाहवार, ग्वादार पोर्ट और गल्फ का रीजन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और 17 एम्फीबियस। मैं प्रभु दयाल सर आपसे समझना चाहूंगा, अगर ईरान की तरफ से बयान आया है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और इसके नतीजे पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है? बुरी तरीके से फंस चुका है पाकिस्तान? जी देखिए, पाकिस्तान जो है वो इस जंग में फंसना ही था, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ कुछ ऐसे संबंध बना लिए हैं कि वो अमेरिका पे बहुत डिपेंडेंट हो गया है। और अमेरिका की गुडविल पाने के लिए पाकिस्तान को बहुत झुकना पड़ रहा है। और देखिए, जो ये प्रोटेस्ट हुए हैं कराची में, लाहौर में, इसमें बहुत से प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं। और किसने मारा है उसको? पाकिस्तान की जो हुकूमत है। तो इस बात से नाराजगी हुई है, खासतौर में ईरान में, क्योंकि ये ईरान के लिए प्रो इरानियन प्रोटेस्ट है। और इन प्रोटेस्टर्स को अगर मारा गया है तो जरूर ईरान नाराज है। और ये हो सकता है कि इनमें बहुत से प्रोटेस्टर्स शिया प्रोटेस्टर्स हों, उस वजह से भी ईरान नाराज है। तो अब ये पाकिस्तान इसमें किसी ना किसी तरह से फंस गया है। जैसा बिल्कुल, पाकिस्तान दोनों तरफ से फंस गया है। अगर वहां पर वो दंगाइयों पर गोली ना चलाए तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, गोली चला रहा है तो ईरान नाराज हो रहा है। पाकिस्तान के सामने स्थिति ऐसी है कि करे तो करे क्या। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, ईरान ने फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया, फतह मिसाइल से अटैक किया इजराइल पर। फतह मिसाइलें दागी गई हैं। आईआरजीसी ने बकायदा इसका वीडियो भी जारी कर दिया है। शायद ड्रोन से भी इजराइल पर अटैक किया गया है। तो सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बरस रही हैं, बल्कि अपनी
खतरनाक घातक मिसाइलों के साथ साथ जो उसके ड्रोन भले ही देखने में छोटे होते हो लेकिन बहुत ही घातक होते हैं। एक साथ कई ड्रोन की बौछार इजराइल की तरफ कर रहा है ईरान। मिसाइल के साथ साथ ड्रोन भी लगातार इजराइल को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और IRGC की तरफ से ये वीडियो भी जारी किया गया ये बताने के लिए कि देखिए इजराइल को हमने कितना नुकसान पहुंचाया है। अनुराग सर, हम एक बार फिर से पाकिस्तान पर आते हैं। पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है और कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान का इस्तेमाल डे 1 से हो रहा है। जी बिल्कुल, डे 1 से नहीं, मैं डे माइनस से बात करूंगा। जब युद्ध की तैयारियां चल रही थी, जब उसके ऊपर इंटेलिजेंस की एकत्रित किया जा रहा था, उस समय से ही उनकी एयर स्पेस का यूज़ किया जा रहा था। अगर आप देखें तो ईरान का जो ईस्टर्न फ्रंट है, ईस्टर्न फ्रंट पाकिस्तान के साथ लगा है। हाँ। और पाकिस्तान ने अपनी खुली छूट दे रखी है यूएस को और उनसे वेस्टर्न अलाइज को कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि वहां से लॉन्च हुए हैं, कई ड्रोन्स भी लॉन्च हुए हैं और किसी तरह के प्लेन्स भी लॉन्च हुए हैं जिसका डिटेल कभी भी बाहर नहीं आता, लेकिन रडार में पकड़ा जाता है। तो उस समय से ही ये लोग स्टार्ट करके वो पूरा का पूरा ईस्टर्न फ्रंट को उन्होंने खोल रखा था। और आज जब हम दूसरे या तीसरे दिन बैठे हैं अपने युद्ध में देखने में, तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ईस्टर्न फ्रंट से उनके छोटे ड्रोन्स जो गए हैं अंदर और उन्होंने भी अटैक किया है। और ये बात इराक को अच्छी तरह पता है। अब आता है कि इराक और पाकिस्तान के खुद के रिलेशंस कैसे थे। वो पहले से ही खराब थे, पहले से ही इन्होंने एक बार एक दूसरे के ऊपर अटैक कर चुके हैं। और अब जब लेकिन श्याम सर, बड़ा सवाल तो यह ना कि जैसे मिडिल ईस्ट में ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को अटैक कर रहा है, क्या वो अटैक पाकिस्तान पर कर सकता है या करेगा? देखिए, पाकिस्तान के साथ एक भरोसा इस्लामी नाटो बॉम्ब का और इस्लामी कौम का, हालांकि पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सारे के सारे कंट्री एक ये जो टर्की है ना, इसके अलावा कोई खड़ा नहीं दिखता उनके हाथ में, वो भी सिर्फ डिप्लोमेटिक बातें करता है। पाकिस्तान को डायरेक्ट इंगेज ईरान नहीं कर रहा, हालांकि लड़ाई हुई है उनके आपस में और ये 36 का आंकड़ा तो है ही और कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन चुपचाप कर रहा था पाकिस्तान। लेकिन क्या ये 36 का आंकड़ा जंग में तब्दील होगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमजद अयूब मिर्जा जी, जब से यह खबर सामने आई है बहुत बड़ी हलचल इस वक्त मच गई है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। IRGC ने दावा किया है और यह भी कहा है कि पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, इसके लिए तैयार रहें। क्या आपके पास इसकी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि और इसके बड़े जो है वो इम्पोर्टेंट एविडेंसेस भी लोग दे रहे हैं जो वहाँ रहते हैं पाकिस्तान में उन जगहों पे कि अमेरिकन जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं, वो तो किराए पे उन्होंने जगह दी है, वो कौन सा कोई इस्लाम के नाम पे उन्होंने जगह दी है, वो तो जगह उन्होंने अमेरिका ने कहा इतने डॉलर देंगे, उन्होंने कहा सर बिस्मिल्लाह लाओ, हमारे बंदे चीप लेबर मौजूद है यहाँ पे, टेंशन ना लें, जर्नैलों की जेब भरें बस। लेकिन इसमें एक बहुत अहम जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि हमने जैसे हमारे पुरखों ने, हमारे वालिद साहब ने या हमारे दादा ने या हमारे जो बड़ी जनरेशन थी हमसे एक पीढ़ी ऊपर वाली, उन्होंने पाकिस्तान बनते देखा। यहाँ जितने आपके ये लोग बैठे हैं मुझ समेत और दुनिया आज पाकिस्तान का ख़ात्मा होते देख रही है। मैं आपको ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि पाकिस्तान अब सर्वाइव नहीं कर सकता। मेरे पास जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जितनी भी बैंड इस्लामिक जहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, उन सब को ये हदायत जारी कर दी गई है कि वो अपनी ताकत के मुताबिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दें। और ये कल की खबर है और देखते हैं कि उसका क्या रद्द-ए-अमल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ अफगानिस्तान तालिबान स्ट्राइक कर रहा है और पाकिस्तान खुद अब गृह युद्ध में फंस जाएगा। जी बिल्कुल, वो फंस चुका है। आप देखें ना, बलूचिस्तान के अंदर ये BLA का बयान आया है, BLF का, और उन्होंने बताया है BLF ने कि हमने खारान और वाश की कार्रवाइयों में 63 पाकिस्तानी फौजी मार दिए हैं और तमाम असला और गाड़ियां उनकी जब्त कर ली हैं। इसी तरह से जो है वो यूनाइटेड बलोच आर्मी ने भी हमला किया है। इन्होंने जो हमला किया है ये मच में किया है और सर्वेलेंस बड़े बड़े जो कैमरे होते हैं उनको तबाह किया है। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अंदर मैंने कल इंटरव्यू किया है, स्टूडेंट लीडर हैं सालार वजीर वहाँ के पेशावर यूनिवर्सिटी के, और उनसे मैंने ये कैटेगोरिकली सवाल किया कि भाई इस वक्त KPK के अवाम किसके साथ हैं जंग में,
मतलब है वो जो केपीके का पश्तून है वो किसके साथ है। तो उन्होंने ये मुझे बताया कैटेगोरिकली, उन्होंने कहा जी जो पश्तून तो गवर्नमेंट में हैं और जो असम्बलियों में बैठे हैं उनको छोड़ के बाकी सारी जनता इस वक्त अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रही है केपीके में। जी। तो फिर ये कैसे जंग जीतेंगे? कोई यानी फौज पाकिस्तान इस वक्त कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। अगर ऐसे में ईरान ने अपनी नजरें टेढ़ी की तो बहुत बुरी हालत हो सकती है पाकिस्तान की। इस बीच एक बड़ी खबर है, तेहरान में इजराइल की बमबारी हुई है। आर्मी हेडक्वार्टर पर बम बरसाए गए हैं। तेहरान में इजराइल लगातार स्ट्राइक कर रहा है, खास तौर पर जितने भी उसके सैन्य प्रतिष्ठान या सैन्य ठिकाने हैं उन सबको टारगेटेड मिसाइल से वहां पर हमला किया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका ने बार बार ये बात कही है कि हमारे सबसे शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी कि हमारे निशाने पर जितने भी ईरानी सैन्य प्रतिष्ठान हैं वो है, लेकिन अब बात उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि ईरान के पास इस वक्त कितनी सैन्य ताकत है, कितनी मिसाइलें उसके पास बची और उसे कहां से सपोर्ट मिल रहा है। प्रभुदयाल सर, सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है, जो बात बार बार आ रही है ईरान की तरफ से, यह कहा गया है कि हमने सभी मिसाइलें निकाल दी है जंग में। खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम के दफ्तर पर स्ट्राइक हुई है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कहां गिरी, कितनी सटीक है, और इजराइल की तरफ से कहा गया कि इसकी अभी कहीं पुष्टि नहीं है और गलत भ्रामक है। लेकिन आईआरजीसी, क्या यह प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है? देखिए, बहुत हद तक तो जब लड़ाई छिड़ती है तो प्रोपेगेंडा वॉर भी साथ में छिड़ जाता है। लेकिन ईरान ने कुछ स्ट्राइक किए हैं इजराइल पे और ये स्ट्राइक सक्सेसफुल हुए हैं। इनकी जो पुष्टि है वो इजरायली सोर्सेस ने भी कर दी है। अब नेतन्याहू पे अटैक हुआ नहीं, उनकी जहां वो रिहाइश है, उनका ऑफिस है, इस पे अभी मुझे कुछ साफ नहीं पता ठीक से, लेकिन इजराइल पे स्ट्राइक्स तो हुए ईरान के। और आपने ये एक सवाल उठाया था कि ईरान को कहां से मिल रहे हैं ये हथियार। देखिए, एक तो उसने खुद बहुत समय से ये ड्रोन और मिसाइल्स बनाए हैं, इकट्ठा किए हैं, उसके पास काफी तादाद में। फिर चीन से उसको मिले हैं और ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि रूस से मिले हैं। अब क्या उससे नॉर्थ कोरिया से न्यूक्लियर वेपन मिला, इसके बारे में भी एक चर्चा चल रही है। जब जंग छिड़ जाती है तो बहुत सी चीजें एकदम से साफ नहीं होती हैं, उनके पूरी तरह से साफ होने में वक्त लगता जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इजराइल के पास मिसाइल्स और ड्रोन्स बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन श्याम सर, अगर ईरान की तरफ से दावा किया जाता है कि हमारे मिसाइल ने टारगेट को हिट किया है और यह कि बहुत बड़ी कामयाबी है, किस कामयाबी की बात कर रहा है? अगर आईआरजीसी कहता है कि वहां के एयरफोर्स के कमांडर के लोकेशन पर सटीक हमने हमला किया है, हमने पीएम के दफ्तर पर सटीक हमला किया है, जिस मिसाइल से हमला किया है वो कभी चूकता नहीं, तो इसके मतलब क्या है, मायने क्या है? देखिए, कहना बिल्कुल आसान है और वो कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसके पास जो शक्ति है, पिछले लड़ाई में हमने देखा था कई सारे मिसाइल्स गिरे थे, चाहे वो हैफा पोर्ट में हो, चाहे वो ये उनके कौमी सेंटर में हो, या तो उनके हेडक्वार्टर में हो, या तो मोसाद के हेडक्वार्टर में हो, ये हुआ था। तो ये असंभव नहीं है। 5 स्टेज में एयर डिफेंस सिस्टम लगाने के बावजूद इजराइल ने झेला है अपने बंकरों में लोगों को, तो ये पॉसिबल है। जैसा कि प्रिमिटिव स्ट्राइक इजराइल ने किया ईरान के ऊपर, वैसा स्ट्राइक ये भी कर सकता था। इसीलिए तो सैटरडे तड़के मारा उनको, वरना वो पहले ही स्ट्राइक कर देते। जी अनुराग सर, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2024 में भी हमने देखा था कि जब बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन भेजे थे, ड्रोन से अटैक किया था, वो कामयाब नहीं रहा क्योंकि नेतन्याहू वहां पर थे ही नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि बिल्कुल अभेद्य किला भी नहीं है वो। नहीं, बिल्कुल, अगर इसको इस तरह से देखें कि एक सिंबॉलिक अटैक है। हाँ। जब भी लड़ाई होती है तो जब बड़े बड़े लोग होते हैं जो उचित पद पे होते हैं, हाँ, वो बंकर में चले जाते हैं, अपने ऑफिस में नहीं होते हैं। हाँ। लेकिन जब हम मोसाड की ऑफिस को हिट करने की बात करते हैं, पीएम के ऑफिस को हिट करने की बात करते हैं, तो एक मोराल बूस्टर है। ये अपने जवानों को दिखाया जाता है कि हमारी क्षमताएं देखिए, आज भी हम युद्ध में कारगर हैं और बिल्कुल बराबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक तरह से मोराल बूस्टर भी है और दूसरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत भी ये अपनी शक्ति प्रदर्शन है। बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर है,
ओमान में तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला हुआ है। हमले के बाद तेल टैंकर में वहां पर आग लग गई है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे धू-धू करके जलता नजर आ रहा है ये तेल टैंकर। ये देखिए ओमान से तस्वीर सामने आई है, कैसे यहां पर ड्रोन से अटैक किया गया। मतलब छोटा सा मामूली सा ड्रोन, लेकिन अगर वो ऐसी जगह पर गिरा, खास तौर पर किसी रिफाइनरी में, किसी तेल डिपो में, किसी टैंकर में, तो सोचिए कि वो कितना विध्वंसक हो सकता है। यह ओमान से आई तस्वीर है जहां पर ड्रोन से अटैक किया गया है। अब यहां पर यह भी मुकेश जैन जी, मैं आपके पास जल्दी शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल में उछाल आ रही है, अगर यह बरकरार रही तो आने वाले समय में ये इन्फ्लेशन महंगाई को बढ़ाएगी, लोगों की जेब ढीली होगी। जी बिल्कुल। क्रूड में जैसे परसों भी हमने कहा था कि क्रूड बढ़ेगा, और हाँ। आज जैसी मार्केट खुली तो क्रूड बढ़ा, और ये क्रूड बढ़ने का मतलब है पूरे विश्व में महंगाई का बढ़ना। क्योंकि आप ये देखें जिस एरिया में ये जंग चल रही है, वहां से करीब 20 से 25% तेल की सप्लाई होती है। जब उस पे इफेक्ट आएगा तो इसका मतलब रेट बढ़ेंगे क्रूड के। और कच्चे तेल बहुत सारी चीजों में यूज होता है, हमारी डे टू डे नीड में है क्रूड ऑयल, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी और चारों तरफ बहुत महंगाई बढ़ेगी। जी, मैं विपुल जी आपसे समझना चाहूंगा, कुछ लोग ये भी देख रहे हैं जिस तरीके से बाजार ट्रेंड कर रहा है, गोल्ड के दाम बढ़ने शुरू हो गए, सिल्वर के भी दाम बढ़ रहे हैं लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितने गोल्ड के दाम। तो ये इस वक्त क्या है, जब तक ये वॉर चलेगी तब तक गोल्ड जो है बिल्कुल उछाल पे रहेगा? नमस्कार सभी को। ये गोल्ड और सिल्वर में तेजी अभी बरकरार रहेगी, क्योंकि जब तक ये वॉर चलती रहेगी तेजी बरकरार रहेगी। परसों जिस दिन पहला अटैक हुआ था उसी दिन सोने में 10,000 रुपए की तेजी और चांदी में 20 से 25,000 रुपए की तेजी दर्ज की गई थी। जी। आज सुबह मार्केट उसी हिसाब से, पहले तो एक्सपेक्टेशन थी लेकिन मार्केट ने उसी तरह बिहेव किया और आज भाव वही खुले जो 10,000 तेजी और 25,000 तेजी चांदी में दर्ज की गई है। जी, मैं श्याम सर आपसे समझना चाहूंगा, कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट गिरे हैं। पहले तो खबर आई कि वो क्रैश हुए, दुर्घटनाग्रस्त हुए, लेकिन बाद में ईरान की तरफ से कहा गया गिरे नहीं है, वो झूठ कहा जा रहा है। दरअसल में उसको हिट करके ईरान ने गिराया है। देखिए, दावा तो कर रहा है वो F-15 एक हाईली मैनेवरेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है। अत्याधुनिक। मैं खुद पायलट हूं नेवी का, इसलिए मैं समझता हूं। कह रहे हैं लोग यूक्रेन के उसके ईरान के ड्रोन से मार दिया। हाँ। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, पॉसिबल नहीं है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैनेवरेबल एयरक्राफ्ट है और देखिए कई एयरक्राफ्ट लगातार उड़ रहे हैं। उस गल्फ में पूरी की पूरी सर्वेलेंस है। जहां 3,500 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है एयर स्पेस के क्लोजर से, वहीं 250 फ्लाइट्स पर डे जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन उड़ा रहा है। और वो सब के सब उस एरिया में लगातार मंडरा रहे हैं अपने दोस्तों का मनोबल ऊंचा करने के लिए और ईरान का मनोबल नीचा करने के लिए। और कोई तरीका भी तो नहीं है, तो इसलिए आप समझ के चलिए। क्रूड ऑयल की बात आपने की, एक छोटा सा कमेंट देना चाहूंगा। भारत के लिए अच्छी सूचना है, कल रात को सीसीएस की मीटिंग हुई, हमारे लोगों को वहां से निकालना है। ओमान ही एक रास्ता है जहां सलाला पोर्ट से हमें उन्हें निकालना पड़ेगा। 40,000 अलग अलग पोर्ट्स में मिला के सब फंसे हुए हैं जो ट्रांजिट में है। और अच्छी सूचना यह है 15 दिन का रिजर्व हमारे पास, हमारे टैंकर्स जो रास्ते में है उनके पास भी, और साथ में 7 दिन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व भारत के पास। वेस्ट एशिया, वेस्ट अफ्रीका, वेनेजुएला और रशिया, अमेरिका फ्यूल का हमारे पास ऑल्टरनेट है। सो फिलहाल इतनी चिंता करने की जरूरत तो नहीं है। लंबा समय युद्ध चला तो चाइना को दिक्कत होने वाली है। जी, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान में इजराइल की स्ट्राइक हुई है, सैन्य ठिकानों पर बमबारी हुई है, रिवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकाने तबाह हुए हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, ईरान में इजराइल की बड़ी स्ट्राइक हुई है और ये बड़ी स्ट्राइक हुई है सैन्य ठिकानों पर, लगातार वहां पर बम गिरे हैं। IRGC के ठिकानों को तबाह किया गया है, उनको टारगेट किया गया है। इससे पहले भी IRGC के हेडक्वार्टर पर पहले दिन वहां पर स्ट्राइक की गई थी और उसके बाद IRGC के जहां भी अलग अलग ठिकाने हैं उन सबको टारगेट किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, तेहरान में बहुत बड़ा हमला हुआ, एक साथ कई एयर स्ट्राइक वहां पर हुई है। तेहरान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा है, अटैक में भारी नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, ये तेहरान की तस्वीरें, टहलते सुलगते और आसमान में धुएं की गुबार موشک از اینجا میاد از سمت چپ بیاد.
ये देखिए तेहरान में किस तरीके से लगातार बमबारी वहां पर की जा रही है। अमजद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पाकिस्तान तो ईरान की इस धमकी के बाद सहम गया होगा, जब सीधे धमकी मिल गई है कि अब नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। क्या शहबाज शरीफ और ये फील्ड मार्शल मुनीर ये बात करेंगे नहीं साहब ये गलत जानकारी है, गलत भ्रामक है, क्योंकि ईरान के पास ये इनपुट्स आ चुके हैं कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है। अमजद अयूब साहब, आवाज आ रही है आप तक? जी जी, आपने क्या सवाल किया? मेरा सवाल यह है कि क्या अब फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ ईरान से बात करेंगे, सफाई देंगे कि हमने कोई एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं दिया है? नहीं, वो नहीं करेंगे, वो कोई बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर खुद शिया बरादरी बाहर निकल आई है भाई। कल 10 लोगों एक्सक्यूज मी, कल मैं आपको बताता हूँ कल की रिपोर्ट। कराची में प्रोटेस्ट हुआ, 10 कम से कम 10 पाकिस्तानी शिया जो है वो कराची में इन्होंने गोलियां मारी हैं उनको, और 25 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो शिया इलाका है सारा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो बेसिकली है तो इंडिया का लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है, गिलगित बल्तिस्तान। वहां पे इतने शदीद मुजाहरे हुए हैं, 5 लोगों का बताया जा रहा है कि गोली मार दी गई है, उनको गोली से मरे हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फायर, और कई जख्मी हैं। 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया है, यानी 4 मार्च तक गिलगित में और स्कर्दू में कर्फ्यू लगा दिया गया है और फौज आ गई है गिलगित में। ये सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर है, ये अब काबू में आग आने वाली नहीं है। वो कहते हैं ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये तालिबान, ये टीटीपी, ये मुजाहिदीन, ये सब ये इन्होंने चिराग बनाए थे जिससे इन्होंने इस इलाके के अमन के फैब्रिक को आग लगाई थी। आज उसी आग में पाकिस्तान खुद जल रहा है। अमजद अयूब साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर उठाया। मैं प्रभुदयाल सर आपसे समझना चाहूंगा, तो अगर ये स्थिति इस वक्त पाकिस्तान के सामने है जहां बुरी तरीके से फंसा हुआ है, तो क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? देखिए, पाकिस्तान में कई जगह सिविल वॉर सिचुएशन। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई है, उसमें वहां के लोग, जैसे अनवर साहब ने कहा, ये अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं। देखिए, अफगान्स ने कभी भी ड्यूरन लाइन को नहीं एक्सेप्ट किया। वो कहते ड्यूरन लाइन को तो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट ने बनाया था, और इस लाइन ने अफगान लोगों को बांट दिया, कुछ उस पार कुछ इस पार। तो अफगानिस्तान भी कहता है और खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले अफगान भी कहते हैं कि वो ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, और वो जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो अफगानिस्तान में जुड़ना चाहते हैं। तो ये जो लड़ाई चल रही है ये इस वजह से भी चल रही है कि अफगानिस्तान जो है वो बहुत नाराज है पाकिस्तान से। 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को फोर्सिबली डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और जो टीटीपी है वो बहुत नाराज है पाकिस्तान से, और इस वजह से वो अटैक कर रहा है। और पाकिस्तान कहता है ये जो है उसको पनाह और उसको पूरी शय दी हुई है वहां अफगान सरकार ने। तो लड़ाई तो इस वजह से चिढ़ गई है। फिर देखिए, बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है वो तो बढ़ते ही जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस वजह से ये कुछ बड़े बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है। इजराइल पर ईरान के हमले तेज हो गए हैं। बेत शेमेश में एयर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। बेत शेमेश में बज रहा है सायरन। ये देखिए, ईरान की तरफ से जो लगातार वहां पर एयर स्ट्राइक हो रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, उसके बाद सायरन बज रहे हैं, और लोग देखिए कैसे खुद को बचाने के लिए वहां पर एक दीवार की सहारा लिए हुए, एक दीवार के सहारे लिए हुए वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये इजराइल की तस्वीर है। रेड अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया। सायरन की आवाज के साथ साथ इजराइल के जिन इलाकों में ड्रोन या फिर मिसाइल्स वहां पर बरस रहे हैं, आप उसकी आवाज भी यहां पर सुन सकते हैं। तो क्या अनुराग सर ये माने कि यूएस और इजराइल ने ईरान को बहुत ही हल्के में ले लिया, कम आंक लिया?
नहीं, कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन तो जरूर हुई है, क्योंकि जब भी कोई वॉर होती है या कोई ऑपरेशन होता है तो आपको सबसे नज़दीक जाके उसके ऊपर अटैक करना होता है, यार फुट ऑन द ग्राउंड करना पड़ता है, तभी आप सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते हैं और अपने कब्जे में रख पाते हैं। जैसा कि आपने इराक में देखा गया था कि लास्ट में जितनी भी बम्बार्डमेंट हुई उसके बाद ऑन द फुट ग्राउंड सोल्जर पे को जाना ही पड़ा था। लेकिन इस क्षेत्र में अगर आप देखें कि इजराइल और ईरान के बीच में 2000 किलोमीटर का डिफरेंस है, और जो यूएस की बात करें, यूएस एक अपना समुद्री बेड़ा लेके आया, लेकिन उसके बाद सोल्जर्स नहीं उतारने के लिए, और अगर गलती से वो डिसाइड करता है ग्राउंड पे सोल्जर करने की, तो ये ऐसा वॉरफेयर होगा जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, क्योंकि वो उनके जियोग्राफिकल क्षेत्र से बाहर का है। तो ये एक असमंजस वाली स्थिति है कि इसको आपने स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन कंक्लूड कैसे करेंगे, इसका मैं ये इसलिए रीजन देना चाहता हूं कि जो आपने टॉप ब्रास थी उसको एलिमिनेट कर दिया और आपने डिक्लेयर कर दिया कि हमने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए, लेकिन जो उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि हम सत्ता बदल देंगे, नई सरकार आएगी, वो तो हो नहीं पा रहा है और उसके कोई समाधान भी नजर नहीं आ रहा है। तो इनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा, ये डाउटफुल हो गया है अभी। जी श्याम सर, तो क्या मतलब अमेरिका ने खामनेई को ठीक है खत्म कर दिया और वो ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे आग में हाथ डाल दिया है जहां पर हाथ जलने का पूरा अंदेशा है? नहीं, ये तो देखिए शुरुआत है, मैं इसको ऐसा मानता हूं, ये शुरुआत है। प्रॉक्सी वॉर को खत्म करो, मिसाइल टेक्नोलॉजी को बंद करो और इनरिचमेंट बंद करो। 3 बातों पे टेबल से अलग हुए थे ट्रंप, और खामनेई को मारने का उन्होंने इरादा किया, मार दिया। लेकिन वो उनकी जो हरारकी है, कॉन्स्क्रिप्शन है इस देश में, पारसी लोग हैं, पुरानी सभ्यता है, वॉरियर क्लास के लोग हैं, 6.5 लाख सेना और एसेंशियल मिलिट्री सर्विस, 18 साल के सारे ऊपर के लोग वहां एसेंशियल मिलिट्री सर्विस करते हैं। तो ईरान मानने वाला नहीं। हाँ, होना क्या है, चाहे वो पाकिस्तान का फ्लैंक हो, चाहे वो गल्फ का फ्लैंक हो, कहीं ना कहीं आरजीसी का पूरा मरीन है वहां पे, और ये गल्फ पे जाएगी वॉर। पिछली जितनी लड़ाइयां हुई हैं सब पानी से हुई हैं, चाहे वो कुवैत हो, ईरान, इराक हो, पूरा का पूरा सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑयल और पूरा का पूरा गैस प्रभावित होगा और विश्व का ध्यान आकर्षित ईरान करने की कोशिश मैं प्रभुदयाल सर आपसे समझना चाहूंगा, ट्रंप जो चाह रहे थे, आपको लगता है कि 100% उनका मकसद वो पूरा हो चुका है, या फिर अब ट्रंप खामनेई को खत्म करने के बाद जिस तरीके से सेंटिमेंट खामनेई को लेकर के उभरा है, सामने आया है, अब ट्रंप भी सोच में पड़ गए होंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। प्रभुदयाल सर सॉरी, ट्रंप का मकसद तो अभी कहां पूरा हुआ है? खामनेई को मारना तो बस एक उस मकसद का अंश है। वो तो चाहते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज हो। देखिए, ईरान और अमेरिका में बड़ी गहरी दुश्मनी है, और इजराइल के साथ तो ईरान की और भी गहरी दुश्मनी है। इजराइल समझता है कि ईरान उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट है, यानी कि ऐसा थ्रेट जो कि चाहता है कि ईरान पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इजराइल में तो बहुत, देखिए, लोग इस बात से चिंतित रहते हैं कि ईरान की क्या नीति होगी। मैं ईरान में पोस्टेड रह चुका हूं और मैंने देखा कि वहां डेथ टू इजराइल, बार बार ये नारे लगते हैं, हर जगह कोई भी जुलूस निकले, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट है। तो जहां तक अमेरिका की नीति है, इसमें वो इजराइल की पॉलिसी, नेतन्याहू की पॉलिसी से पूरी तरह से संतुलित है, और ये चाहते हैं इजरायलीज कि ईरान में बहुत बड़ा रिजीम चेंज हो। ट्रंप भी वही कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रंप के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। ट्रंप के ऑब्जेक्टिव्स तभी पूरे होंगे जब वो रिजीम चेंज करते हैं, लेकिन बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड के ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आईआरजीसी कोई मामूली फाइटिंग फोर्स नहीं है। आईआरजीसी बड़ी तंदुरुस्त और शक्तिशाली फोर्स है, और उसने दिखा दिया। देखिए, ईरान क्या कोशिश कर रहा है? ईरान ये कोशिश कर रहा है कि अच्छा, हम पे अटैक किया है तो हम पूरे रीजन को लड़ाई में ले लेंगे, और ये सब कंट्रीज अब अमेरिका से ये प्रेशर करें कि भाई अमेरिका हमसे कहे कि नहीं, हाथ जोड़ के हम लड़ाई खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो है ईरान जो हमजद अयूब सर, आपने कराची का यहां पर जिक्र किया, और हमने कल वो तस्वीर भी देखी थी कैसे अमेरिकी काउंसिलेट पर अटैक किया गया, वहां पर आगजनी की गई, शीशे तोड़े गए, दफ्तर के अंदर कुछ लोग घुस गए, उसके बाद फायरिंग हुई जिसमें 18 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आज फिर वही नौबत आई। आप कह रहे हैं कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, तो क्या ये आग कराची से शुरू होकर पूरे पाकिस्तान में फैल सकती है? फैल चुकी है।
6 मार्च को पूरे पाकिस्तान को बंद करने का ऐलान किया गया है जनाब। 6 मार्च को पूरे पाकिस्तान बशमूल गिलगित बल्तिस्तान हड़ताल और मुजाहरों की कॉल दे दी गई है। अब आज क्या तारीख है कि 2 तारीख है, 3, 4, 5, 3 दिन की तैयारी के बाद 3 दिन तैयारी, 40 दिन का सोग, ये कोई मामूली बात है? तो पाकिस्तान अब देखें ना, जब एक बिल्डिंग गिरती है, कभी छत का ये हिस्सा गिरता है, फिर उधर दूसरा हिस्सा गिरता है, तीसरा गिरता है, फिर एक दीवार गिरती है, तो ऐसे गिर रहा है। हम देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, पाकिस्तान भरभरा कर हम बड़े खुश ठहरा है, हैं। आप ये कह रहे हैं।